हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे आंसर शेयर करने जा रहा हूं। और जो सेट 3 था ना, साइंस का क्लास 10th का जो पेपर हुआ था, उसी के आंसर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन आया था, यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में बोला था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बोला था। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना था, ये जो नीचे 20 है ना, इसको आपको बताना था 2, 8, 8 और 2, इसका नाम कैल्शियम है। ठीक है, नेचर क्या होता है ऑक्साइड का, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल क्या होता है, बेसिक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर था। फिर इसने बोला इस समूह के किसी एक अन्य तत्व का नाम आपको बताना है। समूह मतलब इस तरीके से जो ग्रुप होते हैं, ऐसे वाले जो पीरियड होते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप में देखो पता कैसे लगाते हैं कि देखो इसका जो अगर हम देखें तो 2, 8, 8, 2, तो जिसमें 2 आ रहा होगा वो सेम ग्रुप में होगा। ठीक है, तो 2 हमने 8 और 2 ले लिया, क्योंकि ये 2 है, इसमें भी 2 है। इनके 12 नंबर पे कौन होता है, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर जो है मैग्नीशियम आना था। ठीक है, एक अदर एलिमेंट का नाम और भी आप बता सकते थे। ठीक है, एक का नाम मैंने यहाँ बता दिया। उसके बाद आपसे बोला गया था कि 4 कार्बन परमाणु वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम को बताना है, इनके सिंगल बॉन्ड वाले का, उसकी संरचना आपको बतानी है। तो 4 देखो, पहला होता है मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। तो इसका नाम आपको ब्यूटेन बताना था। ठीक है, और इसने बोला ड्रॉ करके दिखाओ, तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको ड्रॉ करना था। यहाँ पर ऐसे लिखने थे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ में बता रहा हूँ। ये मैंने बना रखा है, यहाँ पर 4 बार सी लिखना था, फिर एच 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 एच। ठीक है, इस तरीके से एच बनाना था। ठीक है ना। उसके बाद जो है इसने बोला ये कह रहा है इस यौगिक के एकल सहसंयोजी अबंधों की संख्या आपको बतानी थी। ठीक है, इसमें ना आपको बताना था कि कितने कोवलेंट बॉन्ड है। तो देखो जब हम ऐसे बनाते हैं ना, सी 1, 2, 3, 4 ये बनाए थे, तो ये बॉन्ड होते हैं ये। तो ये गिनने थे कितने थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें गिनना था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपकी एक्सरसाइज में आपको पहला या दूसरा क्वेश्चन में मिलेगा, आप देखोगे उसमें तो मतलब क्वेश्चन कोई और है लेकिन उसी के जैसा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, टोटल 13 है ये। ठीक है, इस तरीके से इसका 13 आंसर आना था। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था यहाँ पर। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो डबल रोटी की जो फफूंदी है, राइजोपस में जनन भाग लेना और जो जनन में भाग नहीं लेता वो बताना था। जैसे आपने देखो बुक में बना भी होगा इस तरीके से। ठीक है, और इसमें ऐसे गोला सा बना होता, फिर इसको ये ऐसे ऐसे दिखा रखा था, है ना। आपने प्रैक्टिस की होगी। तो ऊपर वाला भाग जो है जनन का, नीचे वाला जो भाग है वो जनन का नहीं है। तो ये आपका स्पायरो जीएम था, यानी कि गोल संरचना वाला जो हिस्सा है, और हाइफी जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट था। ठीक है, ये था इसका आंसर। बाकी आपने बुक में देख भी लेना। ठीक है, और इसका नाम तो मैंने बता दिया था ना आपको, ब्यूटेन। ठीक है, मिथिन, इथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उसके बाद ये बोल रहा है जो काय प्रवर्धन है उसके 2 फायदे बताने थे। बैक्टीरियल प्रोपगेशन उनमें होता है जो बीज पैदा करने की जो शक्ति खो देते हैं ना, तो ये उनके लिए बेनिफिट है, उनके लिए बेनिफिट है। तो इसका फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि जल्दी उग जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है लागत जो है वो कम आती है, और भी बहुत सारे फायदे इसके बता सकते थे। ठीक है, और बीज के बिना, क्योंकि बीज के बिना होते तो जल्दी आपको पता है बहुत ज़्यादा उग जाते हैं, इससे लाभ भी बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाता है जो इसका प्रोडक्शन करता है, जो इसको बेचने के लिए काम करता है। मतलब आप कुछ भी बेनिफिट बता सकते थे, आपको नंबर जरूर मिलेंगे, मतलब सही होना चाहिए। लेकिन फिर ये कह रहा है कि जो गर्भ निरोधी गोलियां हैं, ठीक है, इसकी क्या कमी होती है। तो बोले ये एक रसायन होता है जो कि शरीर पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसका हो सकता है, रासायनिक प्रभाव हो सकता है। कॉपर्टी बोलना कि ये एसटीडी की बीमारी से बचाने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, इससे जनन तो रुक जाता है, लेकिन ये एसटीडी की बीमारी यानी कि जो लैंगिक जनन रोग होते हैं, ठीक है, उसको फैलने में, ठीक है, मतलब ये फैलने से रोकने में मदद नहीं कर पाता। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि गर्भनिरोधी विधियों में ऐसे जो कॉन्डम के उपयोग को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो देखो बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ये फिजिकल बैरियर है, क्योंकि ये क्या है, मतलब भौतिक जो है रोकने वाला तरीका है। तो ये कह रहे हैं अन्य विधि से अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें किसी रसायन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, और ये जो है
हमें लाभ प्रदान करता है, क्योंकि ये रसायन नहीं होता, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। और शरीर के बाहर रहकर शरीर से बाहर इसको हम निकाल देते हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। 5वें नंबर पर आपसे पूछा था कि ये जो आपको जो प्योर किए हुए ये जो है ना इनके नामों को बताना, तो ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है, क्योंकि ये आप देखोगे बाहर की तरफ जा रहा है। ये अंदर है तो दक्षिणी ध्रुव है। और यहाँ पर भी आपको बताना था, तो ये कौन है? उत्तरी ध्रुव है, और ये कौन है? दक्षिणी। और ये कह रहे हैं इन रेखाओं के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशाओं के बारे में निकलने वाला निष्कर्ष लिखिए। तो वो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं, ठीक है, वो क्या हमें बताते, बोलना कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, ये साउथ से अंदर, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, जो पास में होते हैं उसमें ज्यादा बल होता है। इस तरीके से आपको उनके गुण बताने थे, ठीक है। उसके बाद आपसे इसमें पूछा गया है, और फिर पूछा गया है कि ये अथवा, ये कह रहा या बी वाला ये बताओ या ये बताओ, ठीक है। तो इसमें बोला कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सीधे धारावाही चालक पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है? देखो अधिकतम, देखो यहाँ पर ये 2 नंबर का लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये दोनों करो या ये करो, ठीक है, क्योंकि नंबर को देखला करो ना, ठीक है। ये नहीं है कि बी के बदले में ये करना है, आप पूरे ए और बी के बदले में कर सकते हैं। अधिकतम तब होगा जब 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और न्यूनतम जब होगा जब उसमें कोई बल नहीं लग रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में लिख दिया था, पर हिंदी में बता दिया मैंने। उसके बाद छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 जूल की एनर्जी है, तो बताइए कि ये घास में कितनी ऊर्जा थी। इस पर उल्टा दे दिया, हमेशा यहाँ से दिया होता तो ये निकालना होता था, ठीक है। तो ये 2 है, तो 1 0 बढ़ाते रहो, 20, फिर 200, 2000, ठीक है। इस तरीके से 20,000 मैंने यहाँ पर लिखा भी होगा, ठीक है। ये देखिए आंसर आना था। तो ये कह रहा कूड़ा किसे कहते हैं, मतलब जो जो यूजलेस होता है, ठीक है, और जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बना के लिखना था। और ये कि इसके 2 क्लासेस कौन सी हैं, वही बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं जैव और अजैव, ठीक है, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है इसने बोला है कि जो एंजाइम है उसको विशिष्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विशेष प्रकार के जो पदार्थ है उनको, या विशेष प्रकार की चीजों में ही काम करता है, ठीक है, उनको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलता है, इसलिए। क्योंकि अब देखो लोहा है या कोयला है, उसको तो नहीं बदलेगा ना, अगर आपने बुक में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आंसर बताना था, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि किसी आवर्त बीजी के जननांगों के नाम लिखें, यह भाग कहाँ स्थित है, इसमें जननांग की संरचना की व्याख्या कीजिए। तो ये वो जो आपका इंग्लिश में उसे बोलते हैं जो एंजियोस्पर्म होता है, तो उसमें मेल जो होता है स्टीमन होता है, जो आपने फूल वाला देखा होगा ना, ठीक है, इस तरीके से। और वो एंथर और स्टिग्मा जो मेल और फीमेल के पार्ट होते हैं, तो वो आपको इसमें बता देना था, ठीक है। और यहाँ पर इसने बोला था कि स्ट्रक्चर बताओ, मेल में कौन सा स्टीमन होता है, तो एंथर होता है, फिलामेंट होती है, वो आपको बताना था इसमें, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? फ्लावर के अंदर होता है, ठीक है। ये इसका आंसर मैं आपको बताना था। बाकी अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ और लगे तो आप कमेंट बताना, और बच्चे इसमें बताएंगे, फिर मैं उसको और अच्छे से देख लूंगा अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ लग रहा है। तो प्यूबर्टी पे तो बहुत पढ़ चुके होंगे। और इसने बोला कि 2 चेन कौन से आते हैं लड़कों और लड़कियों में, ठीक है। तो जैसे लड़कों की आवाज जो है भारी हो जाती है, ठीक है, और जो गर्ल्स है उनकी जो आवाज है वो पतली हो जाती है, ठीक है। बाकी आपको बहुत सारे पता होंगे, मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपको इनका नाम बताना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये एच है, तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। ये नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं दिखा तो मैंने लिखा होगा यहाँ पर ऊपर ही हिंदी मीडियम में, ये रहा, ये प्रोपेनॉल है, क्योंकि देखो 1 2 3 सी है, एथेन मिथेन प्रोपेन, तो ये इस तरीके से एल्डिहाइड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम क्या? एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या? एथेनॉल है, 2 सी है तो एथेनॉल हो गया। और इसने बोला कि इसका समूह की यौगिक का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है, आपने बुक में पढ़ा होगा, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर जैसे इथाइन का बोला गया है, इथाइन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपको बताना, तो मिथेन, इथेन, ठीक है। तो ये इथाइन ये 3rd बॉन्ड, मतलब 3rd वाला है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो मिथेन, इथेन, तो इथाइन होगा। तो इसमें ऐसे बनाना था, इस तरीके से, ठीक है। और डॉट स्ट्रक्चर बोला है, तो 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से बनाना था इसमें। और यहाँ पर 1 डाल दो, यहाँ 1 डाल दो, यहाँ 1 डाल दो, 1 डाल दो। उसके बाद ये एच हो गया, तो इस ये से एक ले लेगा, ये से एक ले लेगा, और इस तरीके से इसको मिलाएंगे तो पूरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाना था इसको,
ठीक है, स्ट्रक्चर को। ओके, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि सहसंजी यौगिक और आणिक यौगिक के बीच में 2 अंतर बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपको इनमें डिफरेंस बोला था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत आसान है। एक जैसे इसका गलनांक कम होता है, उसका गलनांक ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक में बना के दिखा सकते थे आप, स्ट्रक्चर बना रहे थे, दोनों में आराम से नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ये पूरा था या ये करना था, दोनों में से एक करना था आपको। ठीक है, ये नहीं कि सी के बदले ये करना है, समझ में आ रही है? ये पूरा करो या ये पूरा करो। ठीक है, ये इस तरीके से होगा ना। ठीक है, चलो इसका आंसर देख लो एक बार, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, देखो ये मैं कहता ऐसे स्ट्रक्चर आप बना सकते थे, इसके नंबर भी आपको आराम से मिल जाते। ठीक है, और ये हिंदी में आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आप ये आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कोई से भी 2 लिखने थे। अब आगे देखो, फिर उसके बाद है कि जो न्यूलैंड्स है उसके अष्टक का क्या नियम था। ठीक है, और डोबेराने के त्रिक की व्याख्या करनी थी, और इन सब की एक एक कमी बतानी थी, इन दोनों की एक एक लिमिटेशन क्या थी। ठीक है, जैसे इनकी जो थ्योरी है वो केवल कैल्शियम तक से निकली, डोबेराने ने टेस्ट दिए थे, और बाकी जो है वो जो आगे वो सक्सेसफुल नहीं, और या जो दूसरे जिस तरीके से इन्होंने बनाया ना 3 का, कि 2 को जोड़ेंगे बीच वाले की वैल्यू आएगी एवरेज करके, वो सब में साबित नहीं हुई सही। ठीक है, देखिए अगर आपको डोबेरानर के बारे में चाहिए था तो डोबेरानर के बारे में ये था डाटा। ठीक है, जैसे सीमा पूछिए तो ये रहा, केवल 3 ही तो ज्ञात कर सके। और न्यूलैंड का सिद्धांत क्या था, तो ये आपको बताना था कि उन्होंने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, और हर 8वां पहले के समान होगा, ये उन्होंने बताया। सीमाएं क्या थी, क्योंकि एक एक सीमा पूछी थी, आप कोई सी भी एक सीमा बता सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे डोबेराने में एक एग्जांपल पूछा था, तो ये एग्जांपल दे सकते थे, कोई सा भी दे सकते थे। आपको जो 3 ये पता है इनमें से कोई सा भी एक दे सकते थे। ठीक है, ठीक है, और बाकी जैसे किसी बच्चे ने अपने आप से बनाकर लिखा हो तो टीचर शायद नंबर उसके भी दे दे। ठीक है, चलो उसके बाद ये 10th क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का तापन प्रभाव क्या है, और किसी युक्ति से विद्युत धारा प्रभावित करने पर प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा के लिए कोई व्यंजक लिखिए, और व्यंजक में उपयोग किए गए प्रतीकों का अर्थ लिखिए। विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर आधारित 2 युक्तियों के नाम आपको बताने थे। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या था, ये वाला है। हीटिंग इफेक्ट आपको इलेक्ट्रिक करंट का बताना था। देखिए विद्युत धारा का तापन प्रभाव में आपको ये बताना था, फिर आपको ये फॉर्मूला लिख के दिखाना था, फिर इसके सिंबल आपको बताने थे कि ये पी को क्या बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं। ठीक है, पी मतलब पावर, आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस, टी मतलब टाइम, ये आपको बताना था। नियम के अनुसार ये चीज़ तो पूछी नहीं थी। ठीक है, तो केवल इतना ही आपको ये बताना था सारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें कुछ युक्ति के नाम पूछे तो आप हीटर गीजर ये बता सकते थे, विद्युत धारा के तापन प्रभाव। और फिर ये कह रहा है कि गुणसूत्र क्या है, व्याख्या कीजिए कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में स्पीशीज के डीएनए का स्थायित्व किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने इसकी ये तो आपको पता ही हो गुणसूत्र के बारे में, बाकी थोड़ा सा डीएनए का दिखा रहा था, इसमें आप स्टडी कर लेना थोड़ी सी। तो इसका आंसर मैंने अभी मतलब निकाला था, लेकिन मिसप्लेस हो गया। ठीक है, बाद में देख लूंगा मैं, कमेंट पे या डिस्क्रिप्शन में बाद में बता दूंगा। ठीक है, बाकी जिन आपने बहुतों ने कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे देख लो आप। क्रोमोसोम वैसे पता तो होगा ना, जो धागे नुमा जैसे संरचना होती है जो गुणों को ट्रांसफर करती है, वो हेरिडिटी के बारे में है ना, वो था। अब यहाँ पर ये है कि तालाब और झीलों में सफाई नहीं करते हैं, परंतु जल जीवशाला को नियमित रूप से सफाई करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवाणु वगैरह ना हो, जीव जंतु बीमार ना पड़ जाए, बना बना के लिख सकते हो आप। और यहाँ पे ओजोन परत में क्षति क्यों हो रही है, जो क्योंकि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ठीक है ना, मेन इसमें सीएफसी के बारे में बताना था आपको। ठीक है, और इसका दुष्प्रभाव क्या है, अगर मतलब ओजोन परत में छेद होगा तो आप बता सकते हो स्किन कैंसर होगा इस तरीके से। और ये कह रहा है कि उन कारकों की सूची बनाए जिन पर किसी दिए गए पदार्थ में एक समान बेलनाकार चालक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। मतलब प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, देखो उसकी लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर, उसके जो जो पदार्थ है ना उसके गुणों पर। ठीक है, ठीक है ना। और इंग्लिश में भी वही है, मैं एक लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ।
उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया है। इसको तार की लंबाई आप जरा देख लो मैंने कैसे करा है, मैं समझा देता हूँ उसी में। देखिए तार की लंबाई निकालनी है तो आर आपको दे रखा था सेंटीमीटर में, और ए का फॉर्मूला क्या था, एरिया निकालेंगे पहले पाई आर स्क्वायर, तो पाई के लिए 22/7, आर लिख दे 0.01, इसको मीटर बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया। और आर हमें रेसिस्टेंस दे रखा था 10 ओम, और पी रेसिस्टिविटी हमें दे रखा था 50 × 10⁻⁸। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू आर ए अपॉन में एल, एल को इधर लेकर पी को इधर लेकर, ये फॉर्मूला बन गया। फिर हमें क्या करना है, पुट कर देना था, तो आर पुट कर दिया, ए की वैल्यू 22/7, 0.01 पुट कर दिया, पी की वैल्यू 50 × 10⁻⁸ पुट कर दी। फिर मैंने क्या करा, इस पॉइंट को उठाया, नीचे 100 चला गया, तो देखो आप देखो 200 पहले से थे, ठीक है, 1 2 और 200 और आ गए। और ये जो माइनस का 8 है, माइनस वाला ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक क्या 8 जीरो लग गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जीरो से कट गई, 2 4 6 8, ये जीरो इससे कट गई, ठीक है, तो बचा गया 22 7, और ये 5 बचा, ठीक है, यानी कि 22/35, तो इसको भाग करो 0.62 मीटर के आसपास आंसर आ गया, ठीक है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है, फिर मैं दोबारा देख लूंगा इसको। और उसके ऑप्शन में था कि विद्युत युक्ति की विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है। और देखो न्यूमेरिकल तो मैंने सोल्व कर दिया। इसने बोला कि इसको एक तो किलोवाट घंटे में बदलना और जूल में निकालना है, तो ऊर्जा फॉर्मूला 2 किलोवाट मल्टीप्लाई में 2 घंटे, ये 2 दूनी 4 आ गया, ये तो आ गया किलोवाट में। और जूल में निकालने के लिए आपको पता ना 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻6 होता है, तो इस 4 को हम इससे गुणा कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 14.4 × 10⁻6। फिर हम इस पॉइंट को इधर ले आएंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1.44 × 10⁻7। अगर किसी बच्चे ने 6 भी लिख दिया तो शायद टीचर नंबर ना काटे, यूनिट जरूर लिख देना जूल, ठीक है। इसका आंसर भी एक बार देख लो। अरे डीएनए वाला एक बार ये देख लेना, ठीक है, जो डीएनए वाला बताया था मैंने, और जो मैंने एंजाइम के बारे में बताया था, तो यहाँ से आप उस विशिष्टता के बारे में पढ़ सकते थे, ठीक है। और जो विद्युत वाला था वो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, विद्युत शक्ति में लिखना था, ठीक है। इसकी ऐसी यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है। वॉट बताने से आपको ये ऐसे मात्रक, ठीक है। देखिए उसके बाद 14 है। अब जो 14 क्वेश्चन है वो केस स्टडी के बेस पर था, बाकी जो सेट अलग अलग है ना उनका थोड़ा सा अलग जो है क्वेश्चन, एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो जैसे पहले वाले में बोला गया था कि अधिकतम कब होगा, ठीक है, तो इसमें आपको इसमें से बताना था, ठीक है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है, ठीक है। और फिर उससे पूछा था कौन सा नियम लगे, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना वो इसमें लगना था, ठीक है, जो इसमें पूछा गया, ठीक है। और फिर बोला 2 युक्तियों के नाम बताइए, ठीक है, और जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है, ये नियम था वामस का नियम, ठीक है। और युक्ति का जो नाम है, युक्ति के नाम में आप ये बता सकते थे विद्युत जनित इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, माइक्रोफोन, इस तरीके से बता सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ बोर्ड से रिलेटेड पूछा था, ठीक है, जो बोर्ड वाला था ना एक, जिसमें से इस तरीके से जा रहा था, उसका आपको चित्र बना के उसको दिखाना था, ये बोर्ड था, ठीक है। बाकी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया, ठीक है, और बाकी उसमें से देख लेना बुक में से। और फिर ये था 15 क्वेश्चन, और इसमें जब पूछा गया था कि गोल बीज वाले लंबे पौधे और झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधों के संचरण से प्राप्त एफ1 संतति कैसे दिखाई देगी, तो गोल पीले बीज दिखाई देंगे, ठीक है, ये था। और अप्रभावित किसे कहते हैं, जिसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। फिर इसने बोला था रेशियो बताइए, तो रेशियो और F2 का आपको पूरा टेबल बना के दिखा देना था, ठीक है, क्योंकि ये नए संयोजनों के प्रकार और अनुपात पूछा था, पूरा टेबल आपको पता होगी ना, ये आपकी बुक में सपोर्ट में भी बनी हुई थी, वो बनानी थी आपको, ठीक है। और अथवा वाला ये था कि 1600 दे रखा है, इसको पहले रेशियो में 9 3 3 1 में बांट दोगे तो 1200, ठीक है। तो देखो ये आएगी, जब इसको रेशियो में बांटोगे ना 1600 को F2 को, अगर आप नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इसने इसका मार्क्स जो है ना नहीं बताया, ठीक है, मतलब जैसे ये वाला करो ये वाला करो यही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 पार्ट है, यहाँ 2 दे रखे हैं। वैसे तो नॉर्मली ये होना चाहिए कि इन तीनों की जगह ये होना चाहिए। अब इन्होंने क्लियर नहीं किया क्योंकि मार्क्स नंबर नहीं दे रखे, वो आपको बाद में पता लग जाएगा, ठीक है।
तो ये इसको आपको 9 3 3 1 की रेशो में बांटना था ये सब, फिर आपको बताना था ये कितने होंगे ये कितने होंगे। ठीक है, तो ये था पेपर, मैंने ऑलमोस्ट सारा बताने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।